हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भाषा के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था, उसके हर एक टर्म पॉइंट को समझा था। आज हम पढ़ेंगे भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो कि मनुष्य को प्राप्त होती है और मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। ये जाहिर सी बात है कि हम लोग सभी अपने पूर्वजों के से सीखते हुए आ रहे हैं और आधुनिक काल से लेकर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सीखते हैं और सीखते रहेंगे। तो यह परंपरागत और अर्जित दोनों प्रकार के होते हैं। भाषा की प्रकृति में सिंपल मेजॉरिटी में समझें तो भाषा की प्रकृति यही समझाती है कि भाषा एक सामाजिक शक्ति है। भाषा को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। भाषा एक सामाजिक शक्ति है। सामूहिक रूप से समाज में हर एक व्यक्ति को सीखने को मिलती है। अब मनुष्य को प्राप्त है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों प्रकार के हैं। भाषा के दो रूप हैं। पहला है कथित भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। व्याकरण पर भाषा पर आधारित है। व्याकरण जो है यह भाषा पर आधारित शब्द है। भाषा के रूप समझ लेते हैं कि भाषा के कितने रूप हैं और इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। बोली के माध्यम से हम भाषा के रूप को समझ सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है बोली है। भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली है। बोली जो कि यह हर एक क्षेत्र में, हर एक अंचल में अलग अलग बोलियों के माध्यम से भाषा की प्रकृति बनी जाती है। इसका संबंध जैसे मान लीजिए ग्राम है। ग्राम या मंडल तक सीमित क्षेत्र होता है। और उपभाषा जो है यह एक से अधिक बोलियां मिलकर उपभाषा का निर्माण करती हैं। फ्रेंड्स, हमने सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छे से आता होगा। चलिए उपभाषा की हम कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, मालवी आदि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये बोलियाँ हर एक अंचल में, हमारे मध्य प्रदेश में करीब 4 अंचल हैं। इन चारों अंचलों में अलग अलग प्रकार की भाषा सम्मिश्रण है। अब समझ लेते हैं विभाषा क्या होती है। विभाषा इसका क्षेत्र जो है बोली की अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। कहने का अर्थ है कि एक गांव से दूसरे गांव तक भी यह प्रचलित होती है विभाषा। भाषा या परिनिष्ठ भाषा या आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। विभाषा कहने का मतलब यह है कि विभाषा हर एक क्षेत्र में बोली की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इनका विस्तार धीरे धीरे राष्ट्र तक भी पहुंच जाते हैं। इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा के नाम से भी जानते हैं। परिनिष्ठ भाषा या व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा हो गया, शासन, साहित्य में किया जाता है।
बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परनिष्ठ भाषा बन जाती है। विभाषा को एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। विभाषा जो है इसका प्रयोग बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। और भाषा या परनिष्ठ भाषा यह आदर्श भाषा विभाषा की एक विकसित स्थिति है। इसे राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा कहते हैं। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि परनिष्ठ भाषा क्या कहलाती है। परनिष्ठ भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन या साहित्य में किया जाता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परनिष्ठ भाषा कहलाती है या बन जाती है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस भाषा के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों हैं। हमारे इंडियन की भाषा जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मिश्रित हैं। अब पढ़ लेते हैं राष्ट्रभाषा के गुण क्या हैं। हमारे इंडिया में किस प्रकार की भाषा के उपयोग हो रही है, हमारे शासन प्रशासन, हमारे राष्ट्र निर्माण में कौन सी भाषा का सम्मिश्रण है, उसे हमारे नैतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं अपने नैतिक कार्यों, व्यापारिक या राष्ट्र निर्माण में, इन सभी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए, देश की बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई गई भाषा है। उच्च कोटि के साहित्य रचना में कार्य करती है। शब्द भंडार विस्तृत होते हैं और समृद्ध होता है। इसका क्षेत्र जो कि व्यापक है। व्याकरण सरल एवं समृद्ध है। वैज्ञानिक लिपि इसमें सम्मिश्रण है। ये राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। ये 8वां है कि राष्ट्रीय एकता में सहायक होती हैं। तो आप लोगों ने अभी समझा होगा कि हमारे राष्ट्र निर्माण में इन भाषा का कितना महत्व है। चलिए हम संपर्क भाषा में देख लेते हैं कि संपर्क भाषा में कौन कौन से गुण हैं। अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से प्रयोग किया जाता है उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। इनका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक व्यक्ति तमिल भाषी है तथा एक व्यक्ति हिंदी, तथा दोनों के बीच संपर्क मध्य जो है यह इंग्लिश है, अंग्रेजी है। संपर्क भाषा के कुछ उद्देश्य क्या हैं? इसमें है कि बंधुता एवं भाईचारे का विकास प्रतिबिंबित होती है। दूसरा है नागरिकों में परस्पर सहयोग की भावना होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है जब भाषा की जटिलताओं को दूर करता है। चौथा है शासन व जनता के बीच सहज संपर्क करता है। पांचवा है आपसी विश्वास की भावना पैदा करता है। छठवां है भरोसेमंद भाषा के रूप में जाना जाता है। सातवां है सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना होता है। ये हमारे संपर्क भाषा के उदाहरण थे। अब हम समझेंगे मानक भाषा क्या होती है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे ही हम मानक भाषा कहते हैं। सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि विद्वानों या शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए जो भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। अर्थात
किसी एक देश अथवा राज्य की वह आदर्श भाषा होती है जो शिक्षा वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। आप लोगों ने अभी देखा कि मानक भाषा हमारे राष्ट्र निर्माण, हमारे शिक्षा हो गया, साहित्य, व्यापारिक में कितना रोल प्ले कर रही है मानक भाषा। मानक भाषा के लक्षण समझ लेते हैं। मानक भाषा जो है व्याकरण से संबद्ध होते हैं। भाषा के क्षेत्र में यह सर्वमान्य होते हैं। पत्र पत्रिकाओं या समाचार प्रसारण में सहायक होते हैं। अब समझ लेते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा पहला इसका स्टेप है कि यह नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं मातृभाषा। दूसरा है अभिव्यक्ति का सरलतम साधन माना जाता है। तीसरा है मौलिकता का विकास करता है। चौथा है बौद्धिक का विकास। पांचवा है विचार विनिमय के रूप में। छठवा है बालक का सर्वगुण विकास किया जाता है। सातवां है चारित्रिक एवं नैतिक विकास में सहायक होती हैं। अब हम समझ लेंगे बोली एवं भाषा में अंतर होती है क्या। भाषा, पहले हम भाषा के अंतर पढ़ लेते हैं। भाषा क्षेत्र विस्तृत होता है। दूसरा है भाषा समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक है या व्याकरण से संबंधित शैली है। इसका प्रयोग औपचारिक संदर्भ में किया जाता है। ये भाषा का शब्द भंडार विस्तृत होता है। अब हम पढ़ेंगे बोली। बोली क्या होता है। बोली जो है यह बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली आत्मीयता का प्रतीक है। बोली जो यह व्याकरण से सीधा संबंध नहीं होता है। बोली का प्रयोग औपचारिक संदर्भ में होता है। बोली शब्द भंडार सीमित होता है। तो अभी आपने दोनों स्टेप में भाषा एवं बोली के विषय में अंतर समझा होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे लिपि क्या होती है। भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। एक बार समझ लीजिए अच्छे से परिभाषा को कि भाषा की उच्चारित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों या वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।